भगत और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से अदालत में अपील उन्होंने नहीं। वार्डन शरद सिंह भगत सिंह के हमदर्द थे। भगत सिंह किलेंस ऑफ रेवोल्यूशनरीज में लिखते हैं कि मैं भी उसी जेल में बंद था जिस पर भगत सिंह को रखा गया था। कैसे है दोस्तों, लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि रात आई जबरदस्त आंधी सुबह होते होते एक सुहानी बयार में बदल गई थी। लेकिन जेल के कैदियों को उस समय थोड़ा सा अजीब सा लगा जब सुबह 4 बजे ही वार्डन शरद सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि ऊपर से आदेश है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि मांजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। जेल के कैदियों ने बरकत से मनोहर की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज लाके उन्हें दे, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंधा ले आया। सारे कैदियों में उस पर अधिकार जताने की होड़ सी लग गई। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी के सामने से होकर जाने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज कर उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? इस पर भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को तो मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है। अदालत में अपील उन्होंने नहीं की। वार्डन शरद सिंह भगत सिंह के हमदर्द थे और अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकालकर जेल से अंदर आ पाती थीं। भगत सिंह पर काफी काम करने वाले चमन लाल अपनी किताब भगत सिंह डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं, भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक। एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव गुप्ता को लिखा था कि वो उनके लिए कार्लिन वेक की मिलिट्रिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और अपटन सिंगलर की उपन्यास दी स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दें। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी सी जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर बड़ी मुश्किल से उसमें समा पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे। मेहता ने बाद में लिखा था कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रेवोल्यूशनरीज लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वे उसे उन्हीं के सामने पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय न बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह के साथ ही रहे शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनेंस ऑफ रेवोल्यूशनरीज में लिखते हैं कि मैं भी उसी जेल में बंद था जिस पर भगत सिंह को रखा गया था। एक शाम हमारे जेल के ताले खोले गए और हमसे बाहर निकलने के लिए कहा गया। सरकार चाहती थी कि भगत सिंह की फांसी से पहले हमें वहां से हटा दिया जाए। गेट की तरफ जाने से पहले जेल के सुपरिटेंडेंट ने हमसे पूछा कि क्या तुम अपने कॉमरेड से मिलना चाहोगे? हमें भगत सिंह की कोठरी के बाहर ले जाया गया। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। भगत सिंह ने मुझसे कहा, यह भावुक होने का समय नहीं है, जल्दी ही मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। तुम वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। इतना कहकर उन्होंने सीखों से अपने हाथ बाहर निकालकर मेरे हाथों को पकड़ लिया और जैसे ही जेल सुपरिटेंडेंट ने यह दृश्य देखा, उसने चिल्लाकर आदेश दिया, मार्च। ये मेरी भगत सिंह के साथ आखिरी मुलाकात थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता
राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पे पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले ले जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले ही दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से पहले 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया कि वो उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाए। लेकिन बेबे भगत सिंह की ये इच्छा भी पूरी नहीं कर सके, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला जो ले लिया गया था और बेबे को जेल के गेट के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपने हाथ आपस में जोड़े और अपना प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद होंगे हम, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। सबके वजन पहले से बढ़ गए थे। इन सब से कहा गया कि अपना आखिरी स्नान कर ले। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। शरद सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा कि वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को ही कोसा भी। अगर मैं उनसे माफी मांगू तो वो कहेगा कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांगने आया है। जैसे ही जेल की गाड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आती हुई कुछ पदचापें सुनी। उनके साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी। साथ में गाने का भी दबा हुआ स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तभी अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शादरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। वो अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। भगत सिंह पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर मलविंदरजीत सिंह लिखते हैं, लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडीदास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उसकी आवाज सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे थे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया गया। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। बाद में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों, लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट जनरल NS सोधी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुलदीप नायर अपनी किताब विदाउट फियर में लिखते हैं, एक जेल अधिकारी पर फांसी का इतना असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे उसी वक्त निलंबित कर दिया गया। बाद में एक जूनियर अफसर ने ये काम को अंजाम दिया। पहले योजना थी कि इन सबका अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर ये विचार त्यागना पड़ा, क्योंकि अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इसलिए जेल की पिछली दीवार को तोड़ा गया। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन शवों को एक सामान की तरह फेंका गया। पहले तय हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी नदी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत कम था, इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला किया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। अभी उनके शवों में आग लगाई ही थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही ब्रिटिश सैनिकों ने लोगों की भीड़ को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो उन शवों को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ियों की तरफ भागे।
सारी रात गांव के लोगों ने उन आधे जले शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के साइन के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस खबर पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा कि इनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरीके से जलाया भी नहीं गया। फिलहाल मजिस्ट्रेट ने इसका खंडन किया, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। इन तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस लाहौर के नीला गुम्बद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थी और महिलाओं ने भी काली साड़ियां पहन रखी थी। लगभग सभी लोगों के हाथ में काले झंडे थे। लाहौर के मॉल रोड से गुजरता हुआ यह जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच जा रुका। एकाएक पूरी भीड़ में उस वक्त सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेषों के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया है। जैसे तीनों फूलों से ढके हुए ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहां पर एक मशहूर अखबार के संपादक मौलाना जफर अली ने एक निज़म पढ़ी, जिसका मतलब था कि किस तरह इन शहीदों के आधे जले शवों को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया। उधर भगत सिंह की फांसी के बाद वार्डन शरद सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां होती देखी, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके 2 साथियों ने। कम से कम उस समय किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित होगी और भारत की जमीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी की, भगत सिंह की। आपको भगत सिंह कैसे लगते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किस्से कहानियों की शौकीन हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।